Let's start our session. As the name implied, automation with PLC and HMI in modern trend. We will look these ओके इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का जो वर्ड है वो बेसिकली ड्राइव हुआ है ऑटो. ऑटो मींस सेल्फ एंड मैटोज मींस मूविंग. तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में ऑटोमेशन का जो वर्ड है बेसिकली वो है सेल्फ मूविंग. ठीक है, तो अगर कोई चीज़ सेल्फ मूव कर रही है तो इसका मतलब हम उसको कहेंगे कि ये चीज़ ऑटोमेट कर रही है. अब इसमें इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेट करती हैं. तकरीबन हमारे जितने भी प्रोसेस हैं, कोई सी भी इंडस्ट्री आप ले लें, फूड इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो सेल्फ मूविंग की तरफ हम जा रहे हैं. तो इट्स बेसिकली लिंक विद द इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड मशीनरी. तो जितनी भी इंडस्ट्री में मशीन्स हैं, वो जितने भी प्रोसेस हैं वो अब जो है वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पे बेस करते हैं. और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का जो की वर्ड है बेसिकली ये क्लोजली लिंक करता है कंट्रोल इंजीनियरिंग के टॉपिक से. So, in this webinar, we will discuss automation with the help of PLC. First, the main outlines of this webinar, we will discuss the PLC. We will do its simulation on simulators. We discuss HMI, human machine interface. We do some practice on HMI softwares, and using these two tools, PLC and HMI, we discuss its modern trends. अब मॉडर्न ट्रेंड्स में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं वो हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करना चाहेंगे. मॉडर्न ट्रेंड्स में हमारे पास जो नेम है बेसिकली वो है इंडस्ट्री 4.0. अब इंडस्ट्री 4.0 में हमारे पास स्काडा आता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन. हमारे पास जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आता है. और अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स फॉर इंडस्ट्री के लिए हो तो वो हमारे पास बन जाता है इंडस्ट्रियल आईओटी. तो इस पूरे वेबिनार में 2 दिन के वेबिनार में हम जो है वो पीएलसी को डिस्कस करेंगे, एचएमआई को डिस्कस करेंगे और इसको सिमुलेट भी करेंगे. ठीक है, इसके अलावा स्काडा का सॉफ्टवेयर क्या है उसको देखेंगे, आईओटी क्या है और इंडस्ट्रियल आईओटी क्या है. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक आउटलाइन है जो कि हम इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन. हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो है वो क्यों करते हैं और इसकी तरफ हम क्यों जाते हैं. अगर किसी भी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसमें अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ये इसका एक मेन बेनिफिट है. प्रोडक्टिविटी जैसी इंक्रीज होती है तो इसका मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो भी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है. यानी कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं और साथ साथ उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा रहे हैं. तो एक ये तो शुरू के 2 पॉइंट्स है, ये एक बेहतरीन जो है वो बेनिफिट्स हैं जिसकी तरफ हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्यों करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस पीरियोडिक मेंटेनेंस वगैरह को रिड्यूस कर देता है, मैनुअल चेकिंग वगैरह ये सब चीज़ें ऑटोमेट उस पर चली गई हैं. इसी तरीके से ये हमारी सेफ्टी को भी मेक श्योर करता है. ठीक है, इम्प्रूव करता है सेफ्टी को. नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्शन कॉस्ट. अगर आपके पास प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है तो आप ऑटोमेट करके चीज़ों को, वन टाइम कॉस्ट तो है इसकी, क्योंकि जब आप ऑटोमेशन टूल्स इस्तेमाल करेंगे तो वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, मगर जब आप एक दफ़ा ऑटोमेट कर लेंगे तो आपकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. इट्स ऑल्सो अ यूज़र फ्रेंडली. जब आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंडस्ट्री में कर लेंगे या आप जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पढ़ते हैं तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को पढ़ने के बाद आप कौन कौन सी जो है वो टाइप्स उसकी देख सकते हैं. टाइप्स में हमारे पास जो है वो सबसे पहली जो टाइप है फिक्स्ड ऑटोमेशन. फिक्स्ड ऑटोमेशन का मतलब जैसे कि नाम से जाहिर है कि एक ही चीज़ को रिपीटेटिवली एक ही टास्क को जो है ये बार बार इम्प्लीमेंट करता रहेगा, ऑटोमेट करता रहेगा, जस्ट लाइक अ कन्वेयर बेल्ट. अगर कन्वेयर बेल्ट किसी इंडस्ट्री में चल रही है ऑब्जेक्ट सॉर्टिंग के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैवल कराने के लिए, तो हमारे पास कन्वेयर बेल्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड ऑटोमेशन. नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन. प्रोग्रामेबल जैसे कि नाम से जाहिर है कि आप इसके शेड्यूल को, इसके टास्क को आप प्रोग्राम कर सकते हैं. प्रोग्राम करने से मतलब ये है कि आप इसमें बार बार प्रोग्राम डाल सकते हैं और उसी प्रोग्राम्स को ये फॉलो करेगा. इस टाइप की इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कहलाती है प्रोग्रामेबल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन. फॉर एग्जांपल अगर किसी इंडस्ट्री में रोबोट लगा हुआ है और आपने रोबोट को जो है वो वन टाइम प्रोग्राम कर दिया,
अब वो उसी टास्क को जो है वो मल्टीपल टाइम्स, उसी प्रोग्रामेबल टास्क को मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिपीट करता रहेगा, जस्ट लाइक रोबोट्स जो कि इंडस्ट्री में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, थर्ड नंबर पे है हमारे पास फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का नाम से जाहिर है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें आप नंबर ऑफ टास्क को बार बार प्रोग्राम कर सकते हैं, फिर उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, फिर उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आपने देखा हो कि ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स AGV इंडस्ट्रीज में लगी होती हैं सामान की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए। तो आप उसको फॉर एग्जांपल डे वन में आप इसको टास्क देते हैं कि यहाँ से डेस्टिनेशन वन पर जाओ, आप उसको डे टू पे टास्क देते हैं तो इस सोर्स से डेस्टिनेशन टू पे जाओ। तो ये मल्टीपल जो है नंबर ऑफ टास्क जो है ये परफॉर्म कर रहा होता है रियल टाइम में। आपने क्या करना होता है, बस इसमें कोड जो है वो एंटर करना है, कोड डिलीवर करना है ऑपरेटर ने, PLC प्रोग्रामर ने, और उसके बाद फिर ये उसी टास्क को जो है वो परफॉर्म करता रहेगा। दैट इज द फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। अगर आप इसमें देखें कि ये प्रोडक्टिविटी वाइज क्या है, तो इसका एक प्रोडक्शन क्वांटिटी के हिसाब से कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किस में ज़्यादा है, सबसे लो जो है वो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में है, फिर फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है इन द सेंटर, एंड इन द लास्ट फिक्स्ड ऑटोमेशन है। यानी कि आपके पास वैरायटी तो इसमें ज़्यादा है मगर क्वांटिटी कम है। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन ये शो कर रहा है कि इसमें आपके पास वैरायटी तो ज़्यादा है, ठीक है, वैरायटी इसमें हाई है, मगर क्वांटिटी वाइज क्या है, इसमें क्वांटिटी वाइज लो है। जबकि फिक्स्ड ऑटोमेशन में यह है कि इसमें क्वांटिटी तो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है मगर इसमें नंबर ऑफ वैराइटीज कम है, क्योंकि आपने इसमें ऑटोमेशन को फिक्स कर दिया है, या ये वही रिपीटेड एक ही टास्क को बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसमें क्वांटिटी बढ़ जाएगी मगर इसमें वैरायटी नहीं होगी आपके पास, ठीक है। तो अच्छा, अब जो है हमारे पास जब आप इसमें डिस्कस कर लेंगे तो ये हमारे पास है लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन। जब हम ऑटोमेशन के लेवल्स की तरफ जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह के लेवल्स हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास ये एक पैरामाइड बना हुआ है। सबसे पहला जो है फर्स्ट वन इज द फील्ड लेवल। फील्ड लेवल में हमारे पास सेंसर्स होंगे, हमारे पास एक्चुएटर्स होंगे, और ये सेंसर्स एक्चुएटर्स जो है ये डेटा सेंड कर रहे होंगे कंट्रोल लेवल को। कंट्रोल लेवल इज द सेकंड लेवल। सेकंड लेवल कंट्रोल लेवल जो है इसमें हमारे पास पावर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर हो सकते हैं, और ये फील्ड बस से कनेक्ट होगा। यानी कि जो एक्चुएटर जो सेंसर्स हैं ये कंट्रोल डिवाइस से यानी कि PLC से फील्ड बस के थ्रू जो है वो कनेक्ट हो रहे होंगे। इसके ऊपर मजीद और ऊपर चले जाएं जिसकी हम बात करते हैं PLC के ऊपर, जो स्काडा लेवल है यानी कि सुपरवाइजरी कंट्रोल लेवल, उस लेवल में दिस इज द थर्ड लेवल। इसमें हम इंडस्ट्रियल पीसीज वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रियल पीसीज का मतलब है कि इसमें आपने प्रोसेसिंग भी कर दी, ठीक है, इसमें आपको विजुअलाइजेशन भी हो गई, इट मीन्स कि इसमें स्क्रीन भी होगी और इसमें जो है वो कंट्रोलर भी होगा। तो ये चीज, अब इससे ऊपर भी लेवल्स हैं, वो फिर हमारे लेवल्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल IoT की तरफ चले जाते हैं। ये जो लेवल है ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के हैं। तो आई रिपीट के सबसे पहला जो है वो फील्ड लेवल है, ठीक है, लो लेवल बिल्कुल। मीडियम लेवल जो है वो कंट्रोल लेवल है, दिस इज सेकंड, एंड थर्ड लेवल इज द सुपरवाइजर लेवल। इसमें आप इंडस्ट्रियल पीसीज को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्यों जरूरी है ये आपने देख लिया, क्या क्या उसके लेवल्स हैं ये आपने तय कर लिया। अब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की जो जॉब्स हैं मार्केट में वो किस तरीके से अवेलेबल हैं। जब आप किसी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट मैनेजर भी हो सकते हैं, ठीक है, आप प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पे भी आप जा सकते हैं। इसी तरीके से प्रोडक्ट के साथ साथ जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस प्रोजेक्ट के भी आप मैनेजर हो सकते हैं, यानी कि आप प्रोजेक्ट को भी मैनेज कर सकते हैं। तो these are the some sort of industrial automation jobs। आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में आप सेल इंजीनियर भी हो सकते हैं। अगर किसी की मार्केटिंग या सेल साइड ज़्यादा अच्छी है तो वो ऑटोमेशन में रहते हुए ही सेल्स इंजीनियर जो है वो बन सकता है। इसी तरीके से ऑटोमेशन कंट्रोल इंजीनियर, अब इस कंट्रोल में प्रोसेस कंट्रोल है, जो ओवरऑल पूरा प्रोसेस चल रहा है किसी भी मशीन का या किसी भी इंडस्ट्री का या किसी भी प्लांट का जो प्रोसेस चल रहा है उसको ओवरऑल कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है इंडस्ट्रीज में। एप्लीकेशन इंजीनियर जो है वो कंट्रोल इंजीनियर से क्लोजली लिंक करता है। इसमें आप तमाम चीज़ें जो है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख रहे होते हैं कि हमने अगर एक प्रोडक्ट बनानी है तो उसको जो है वो उसमें सारी चीज़ें, एप्लीकेशन इंजीनियर का लिंक जो है वो प्रोडक्ट मैनेजर से भी होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर से भी होगा, कंट्रोल इंजीनियर से भी होगा, सेल्स इंजीनियर से भी होगा। इसी तरीके से फील्ड इंजीनियर जो है ये थोड़ा सा लो लेवल है, आप सिर्फ फील्ड की हद तक रहेंगे, ठीक है। फील्ड की हद तक इस तरीके से रहेंगे कि आपने जो है वो सिर्फ ऑपरेट कर लिया, जो भी फील्ड डिवाइसेस हैं उनको ऑपरेट कर लिया और उनको विजुलाइज कर लिया।
नेक्स्ट हमारे पास है पीएलसी प्रोग्रामर। पीएलसी प्रोग्रामर जो है इसकी हर वक्त जरूरत नहीं पड़ती इंडस्ट्री में, बट आपने पीएलसी के जो लॉजिक्स हैं उसको वन टाइम प्रोग्राम कर दिया। वन टाइम प्रोग्राम करने के बाद अब ये जॉब जो है ये थोड़ी क्रिटिकल है। अगर आपका सॉफ्टवेयर साइड पे या प्रोग्रामिंग साइड पे माइंड अच्छा है तो आप जो है वो पीएलसी प्रोग्रामर के तौर पे भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के सेक्टर में जा सकते हैं। और जो सबसे लो लेवल है वो है टेक्नीशियन। टेक्नीशियन लेवल का मतलब है कि रिपेयरिंग वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है वो ऑटोमेशन टेक्नीशियन के जिम्मे आती हैं। अच्छा, ये तमाम तकरीबन 8 के करीब हमारे टाइटल्स हैं, जॉब टाइटल, जो कि हम इंडस्ट्री में जो है जा सकते हैं इनकी बेसिस पर। तो अगर किसी की सेल्स साइड ज़्यादा अच्छी है तो वो भी इंजीनियर में जा सकता है, किसी की प्रोग्रामिंग साइड ज़्यादा अच्छी है तो वो भी इंजीनियरिंग में जा सकता है, किसी की मैनेजमेंट साइड ज़्यादा अच्छी है तो वो भी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर इंडस्ट्री में इन हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के जो टूल्स हैं, जिस तरह हमने फील्ड लेवल में देखा था हमारे पास सेंसर्स और एक्चुएटर्स थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने कंट्रोल लेवल में देखा था कि हमारे पास पीएलसीज थी, और उसके बाद सुपरवाइजरी लेवल में हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रियल पीसीज थे। तो इंडस्ट्रियल पीसीज हो गए, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम्स हो गए, ये सब सुपरवाइजरी लेवल में आते हैं। स्काडा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, एचएमआई, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। तो ये जो लास्ट के 4 हैं ये आप रिलेट कर सकते हैं सुपरवाइजरी लेवल में, ठीक है। पीएलसी जो है आपके पास ये आ गई कंट्रोल लेवल में, और सेंसर और एक्चुएटर्स जो हैं ये आपके पास आता है फील्ड लेवल में। तो इस तरीके से हमने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के जो टूल्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है, हम स्टार्ट करेंगे अब विद द पीएलसी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के जो टूल्स हैं वो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पीएलसी। पीएलसी क्या है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ठीक है। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, इसको आज के वेबिनार में हम इसको सिमुलेट भी करेंगे, इसके सॉफ्टवेयर पे भी जाएंगे और उसकी बाकी डिटेल भी देखेंगे। अच्छा, फर्स्ट पीएलसी जो है वो डेवलप की थी मॉडिकॉन ने डेवलप की थी एज अ रिले रिप्लेसर। तो पहले जो पीएलसी है उसका नाम था रिले रिप्लेसर, ठीक है। और वो फर्स्ट पीएलसी थी और वो डेवलप की थी मॉडिकॉन ने। तो उसके बाद इसके नेक्स्ट वर्जन जो हैं आते गए। अब इन 20th सेंचुरी अब इसका जो है वो पीएलसी यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर कहलाता है। अब पीएलसी की डेफिनेशन जो है वो मल्टीपल टाइम्स बहुत जगह पे बहुत सारी लिखी हुई है, बट अगर आप इसको रिवर्स पढ़ें कि ये एक ऐसा कंट्रोलर है या माइक्रो प्रोसेसर है जिसमें आप लॉजिक्स को प्रोग्राम करेंगे और उन लॉजिक्स के बेस पे वो वर्क करेगा। दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। आई रिपीट कि एक कंट्रोलर है जिसके साथ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स लगे होंगे, बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस लगी होंगी, ठीक है। और ये आपकी की हुई टास्क को या आपके दिए हुए लॉजिक को क्या करेगा? इम्प्लीमेंट करेगा। कहाँ पे? इंडस्ट्री में, प्रोसेस में, मशीन्स वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह में। तो इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, जब भी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी, मगर आप चाहें तो आप इसको जो है वो एक ऐसा कंट्रोलर जो कि आपकी बनी बनाए या आपके प्रोग्राम को, प्रोग्रामिंग लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर दे किसी इंडस्ट्री वगैरह में, किसी फैक्ट्री में या किसी प्रोसेस में, तो वो कहलाएगा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। अब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर को थोड़ा सा हम और देख लेते हैं कि जिस तरह हमने बात करी कि इसमें और भी पेरिफेरल डिवाइसेस लगी होंगी, तो उसमें क्या होगा, कहाँ से डेटा आएगा, किस तरीके से डेटा जाएगा। तो हमारे पास एक ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है पीएलसी का, कि प्रोसेस और मशीन या इंडस्ट्री में जो भी सेंसर्स लगे होंगे उनसे डेटा जो है मेजर होगा। मेजर होने के बाद ये फील्ड इनपुट के तौर पे पीएलसी में जाएगा, ठीक है। जो भी फील्ड लेवल पे जो भी सेंसर और एक्चुएटर्स लगे होंगे उनका डेटा जो है ये कहाँ जाएगा? सेंसर्स का डेटा हम मेजर करेंगे, ठीक है, यानी कि एक्वायर करेंगे और उसको हम एज अ पीएलसी इनपुट पे यानी कि फील्ड इनपुट के तौर पे पीएलसी पे इन कर देंगे। तो पीएलसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, जो भी आपने प्रोग्राम इसमें डाउनलोड किया हुआ है। उसके बाद ये जो है वो फील्ड आउटपुट यानी कि एक्चुएटर्स को, जो प्रोसेस इंडस्ट्री में एक्चुएटर्स लगे हुए हैं उनको कंट्रोल करेगा एज पर द आउटपुट या एज पर द प्रोग्राम, जो भी आपने इसमें प्रोग्राम दिया है। तो ये एक नजर आ रहा होगा कि एक बेसिक सा क्लोज लूप जो है वो कॉन्सेप्ट है कि एक तरफ आप डेटा को मेजर कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसी डेटा की बेसिस पे अपने आउटपुट्स या एक्चुएटर्स को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो बेसिकली कंट्रोल है और मेजरमेंट है। ये मेजरमेंट को हम कह सकते हैं मॉनिटर कर रहे हैं डेटा को, ठीक है, और कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक एक पैकेज है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर।
ये एक पीएलसी का आर्किटेक्चर है। पीएलसी का आर्किटेक्चर में हमारे पास जो है वो पीएलसी में जैसे कि नाम से जाहिर है कि कंट्रोलर होगा। कंट्रोलर के साथ साथ उसके पेरिफेरल कुछ डिवाइसेस होंगी। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट सेक्शन में इनपुट मॉड्यूल्स होंगे, आउटपुट सेक्शन में आउटपुट मॉड्यूल्स होंगे। कंट्रोलर जो है उसमें सीपीयू भी होगा, मेमोरी भी होगा। मेमोरी को हम मजीद डिवाइड करें तो डेटा मेमोरी अलग होगा, प्रोग्राम मेमोरी जो है वो अलग होगा। इसी तरीके से कुछ कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स होंगे। और नीचे जो पीसी नजर आ रहा है, ये पीसी बेसिकली क्या है, प्रोग्रामेबल डिवाइस है। यानी कि इस पीसी की मदद से आप इस प्रोग्रामेबल कंट्रोलर को प्रोग्राम करेंगे। इनपुट सेक्शन में जो सेंसर्स होंगे या इनपुट मॉड्यूल होंगे वो हमारे पास दो तरह के होते हैं बेसिकली। और इनपुट सेक्शन में स्विचेस होंगे, सेंसर्स होंगे और कुछ डिवाइसेस होंगी, इनपुट डिवाइसेस। इसी तरीके से आउटपुट सेक्शन में हमारे पास आउटपुट मॉड्यूल होगा। और आउटपुट मॉड्यूल में हमारे पास तमाम आउटपुट डिवाइसेस होंगी, वेल्व्स, लाइट्स, हीटर, स्मार्ट डिवाइसेस, ठीक है, फैन वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आउटपुट सेक्शन में होंगी। अब इसको एक तरह क्लोजली लुक हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरीके से इनपुट सेक्शंस में क्या होगा और आउटपुट सेक्शंस में होगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिजिटल इनपुट्स की। बेसिकली इनपुट्स जो है हमारे पास, इनपुट मॉड्यूल जो है वो दो तरह से डिवाइड हो रहे हैं। एक है डिजिटल इनपुट जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट फॉर्म में, ठीक है, और एक है हमारे पास एनालॉग इनपुट्स। तो सबसे इसी तरीके से आउटपुट में डिजिटल आउटपुट्स भी हैं और एनालॉग आउटपुट्स भी हैं। तो आपने जब आप पीएलसी जब आप सेलेक्ट कर रहे होंगे तो उसमें आप नंबर ऑफ आईओस देखेंगे कि मैं जो प्रोजेक्ट डिजाइन करने जा रहा हूँ उसमें नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, उसमें नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने हैं, डिजिटल फॉर्म में कितने हैं, एनालॉग फॉर्म में कितने हैं। डिजिटल इज द डिस्क्रीट सिग्नल और एनालॉग इज द कंटिन्यूअस सिग्नल। तो पुश बटन है या पुश स्विच है, सबसे पहले टॉगल स्विच है, रॉकर स्विच जिसको हम ऑन ऑफ स्विच कहते हैं, फिर सिलेक्टर स्विच है, प्रॉक्सिमिटी स्विच है, लिमिट स्विच है, एंड सो ऑन। बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम डिजिटल इनपुट्स जो हैं वो कौन कौन से पीएलसी में इन कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास डिजिटल आउटपुट्स हैं। डिजिटल आउटपुट्स में लैम्प्स हैं, कॉइल है, बजर है, रिले है। रिले इज द डिजिटल आउटपुट। मोटर है अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फैन है, हीटर है, एक्चुएटर है, सोलेनॉइड वेल्व है, और इस तरीके के मजीद हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिजिटल आउटपुट्स की एग्जांपल्स हो गई कुछ। इसी तरीके से जब आप एनालॉग इनपुट्स पे जाएंगे तो एनालॉग इनपुट्स में हमारे पास टेम्परेचर सेंसर्स हैं जो कि कंटिन्यूअस डेटा आपको दे रहे होंगे, प्रेशर सेंसर है, फ्लो सेंसर है, लेवल सेंसर है, पोजीशन सेंसर है, वेट सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, और पीएच सेंसर है, और एक पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर भी जैसे कि आपको पता है कि आप इसको अगर रोटेट कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूअस टाइप का सिग्नल जो है आपको प्रोवाइड करता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं एनालॉग इनपुट की। नेक्स्ट हमारे पास है एनालॉग आउटपुट्स। एनालॉग आउटपुट्स में हमारे पास प्रेशर ट्रांसमीटर भी हो सकते हैं, टेम्परेचर ट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, फ्लो ट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, लेवल ट्रांसमीटर्स हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इंडस्ट्रीज में, अगर किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में आप इंडस्ट्री में टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, प्रेशर, फ्लो, लेवल, वेट मेजर कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पे जो है वो यूजली नजर आएंगी कि हमारे पास इस तरीके के आउटपुट्स जो है वो मौजूद है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो आउटपुट्स और इनपुट्स की हमने बात करी है तो इसमें हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं। हमारे पास जो है वो दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन है और पीएलसी की। तो आईओ के लिहाज से ना, तो हम इसको कहते हैं आईओ कॉन्फ़िगरेशन या इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन। नीचे एक डायग्राम शो हो रही है। डायग्राम में क्या है, डायग्राम में एक पावर सप्लाई है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू है, सीपीयू के साथ साथ इनपुट मॉड्यूल है और आउटपुट मॉड्यूल है। ये चारों मॉड्यूल जो हैं या चारों जो है ये एक पैक है, ठीक है, ये एक एक ही पैकेज में। अगर ये तमाम चीजें एक ही पैकेज में अवेलेबल हों तो हम इसको कहते हैं फिक्स्ड आईओ मॉड्यूल, ठीक है, या फिक्स्ड आईओ कॉन्फ़िगरेशन। ये एक जस्ट लाइक अ शू बॉक्स पीएलसी कहलाती है। अगर इस टाइप की पीएलसी अगर आप देखें तो ये आपको कहलाती है शू बॉक्स पीएलसी। जिस तरह एक शू का बॉक्स होता है उसमें जो है वो जूते के पेयर रखे हुए होते हैं, तो इसी तरीके से इनपुट आउटपुट के पेयर जो है वो एक ही बॉक्स के अंदर, एक ही पैकेज के अंदर आपने इसको जो है वो एम्बेड कर दिया। इसकी प्रॉब्लम क्या होगी कि ये सेपरेट नहीं हो सकते। अगर आप इनपुट मॉड्यूल को सेपरेट करना चाहें सेपरेट नहीं होगा, आउटपुट मॉड्यूल को सेपरेट करना चाहें आउटपुट मॉड्यूल सेपरेट नहीं होगा। तो इस टाइप की पीएलसी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप नंबर ऑफ इनपुट मॉड्यूल को ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड नहीं कर सकते। नंबर ऑफ आउटपुट्स को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ आउटपुट्स को आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरीके से इसकी कॉस्ट जो है वो लो होती है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जाएगा कि हम अपने मॉड्यूल्स को, इन एलिमेंट्स को सेपरेटली देख लें। तो सेपरेटली जब हम देखेंगे तो हम सेपरेट में ये कर सकते हैं। ये वाली टाइप जो है ये कहलाती है मॉड्यूलर आईओ कॉन्फ़िगरेशन।
मॉड्यूलर आयो कॉन्फ़िगरेशन में तमाम मॉड्यूल जो हैं वो अलग अलग सेपरेट रैक्स में जो है वो इंटरफेस होते हैं। ठीक है, अब इसमें सिंगल यूनिट नहीं है, अब ये क्या है, ये सेपरेट है, तमाम यूनिट जो है वो सेपरेट है, आईओ मॉड्यूल्स अलग हैं, सीपीयू अलग है, पावर सप्लाई जो है वो अलग है। अगर आप तमाम चीज़ें अलग अलग परचेज करना चाहेंगे तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। तो ये सिस्टम जो है ये इंडिविजुअल मॉड्यूल्स की वजह से ये लार्ज इन कॉस्ट है। ठीक है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी किस सेंस में ज़्यादा है कि अगर आपके पास पावर सप्लाई खराब हो जाती है तो आप सिर्फ पावर सप्लाई का मॉड्यूल को रिमूव करेंगे और दूसरा न्यू पावर सप्लाई का मॉड्यूल जो है इसमें लाके इंसर्ट कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपने नंबर ऑफ आईओस को बढ़ाना है तो आप मजीद एक रैक जो है या एक मॉड्यूल जो है वो इंसर्ट कर देंगे, तो आपके पास इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। ये कहलाता है मॉड्यूलर आईओ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अच्छा एक हो गया हमारे पास फिक्स्ड आईओ। फिक्स्ड आईओ में तमाम जो एलिमेंट्स हैं पीएलसी के वो फिक्स्ड हैं, जिस तरह हमने पीएलसी के आर्किटेक्चर में देखे थे। ठीक है, इनपुट है, इनपुट सेक्शन है, आउटपुट सेक्शन है, सीपीयू है, मेमोरी है, ये तमाम चीज़ें जो है वो फिक्स्ड हैं, पावर सप्लाई है। अच्छा अब फिक्स्ड हो गए। अब मॉड्यूलर आईओ में तमाम चीज़ें रैक में है, तो आपको एक रैक भी चाहिए होगा, इसमें तमाम चीज़ें आप इंसर्ट करते रहेंगे। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो है ये कुछ मेजर ब्रांड्स हैं पीएलसी के, और यहाँ पे आपको कुछ विजिबल हो रहा होगा। मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा देखें और मुझे ये बताएं कमेंट्स में कि एलन ब्रैडले की पीएलसी है ये रैक फॉर्म में है या मॉड्यूलर फॉर्म में है या फिर फिक्स्ड फॉर्म में है। ठीक है, ये हमारे पास नजर आ रहा है कि ये मॉड्यूल्स की फॉर्म में है और एक तमाम मॉड्यूल जो है वो एक रैक में लगे हुए हैं, तो ये मॉड्यूलर आईओ कॉन्फ़िगरेशन में है। ये जो पीएलसी है नंबर 1 पे एलन ब्रैडले की, ये मॉड्यूलर आईओ कॉन्फ़िगरेशन में है। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट ब्रांड, जो मेजर ब्रांड्स हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये भी क्या है, ये भी मॉड्यूलर फॉर्म में नजर आ रही है, सीमेंस की पीएलसी, और ये भी क्या है मॉड्यूलर आईओ कॉन्फ़िगरेशन में है। मोटरोला की पीएलसी, इसमें भी मॉड्यूल्स नजर आ रहे हैं, तो ये भी जो है वो मॉड्यूलर आईओ है। जबकि नीचे जो 3 पीएलसीज गिवन है, ओमरॉन की पीएलसी, ये इसमें आपको इनपुट आउटपुट रैक्स या मॉड्यूल अलग अलग सेपरेट नजर नहीं आ रहे। ठीक है, ये कंप्लीट पैकेज के अंदर अवेलेबल है, एक बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। इस टाइप की पीएलसी को हम कहते हैं बॉक्स टाइप पीएलसी। ठीक है, तो ओमरॉन की पीएलसी जो है वो फिक्स्ड आईओ कॉन्फ़िगरेशन में है। नेक्स्ट इज पैटेक की पीएलसी जो है ये भी फिक्स्ड आईओ कॉन्फ़िगरेशन में है। इसी तरीके से डेल्टा की जो पीएलसी है ये भी फिक्स्ड आईओ कॉन्फ़िगरेशन में है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास मित्सुबिशी की पीएलसी, ये भी फिक्स्ड आईओ में है। कियांस एक नॉर्मल ब्रांड है, इसकी पीएलसी भी फिक्स्ड आईओ में है। पैनासोनिक की पीएलसी भी फिक्स्ड आईओ में है। फ्यूजी की पीएलसी भी फिक्स्ड आईओ में है। क्लिक, ये एक और पीएलसी है, ये भी फिक्स्ड आईओ में है। तो ये डिफरेंट तरह के ब्रांड्स हैं जो कि यहाँ पे यूज मैंने शो किए हैं। आप इसको कंसिडर इस तरीके से करेंगे कि कौन से फिक्स्ड आईओ मॉड्यूल्स हैं और कौन से जो है वो मॉड्यूलर आईओ मॉड्यूल्स हैं। अच्छा जी, अब ये कुछ है कि पीएलसी के ब्रांड्स जो कि मैंने अभी पीछे डिस्कस किए थे आपसे, कुछ वही हैं, कुछ इसमें दूसरे होंगे। और डेवलप्ड कंट्री, इनका ओरिजिन कौन है, किसने डेवलप किया है इनको, और उसके अलावा इनका सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। तो ये एक समरी है एक तरह की। सीमेंस का पीएलसी, सीमेंस जो है वो जर्मनी के ब्रांड है और इसमें हम सिमेटिक मैनेजर को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल डेल्टा की पीएलसी, डेल्टा जो है वो ताइवान का ब्रांड है और इसमें हम WPL सॉफ्ट इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए पीएलसी को। इसी तरीके से मित्सुबिशी की पीएलसी, मित्सुबिशी इज द ब्रांड ऑफ जापान, जापान का ब्रांड है और इसमें हम GX डेवलपर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं एज अ पीएलसी प्रोग्रामर के तौर पे। फेटेक की पीएलसी नंबर 10 पे, फेटेक इज ऑल्सो अ ब्रांड ऑफ ताइवान, उसमें हम विन प्रो लैडर जो है वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। तो एक जस्ट एक समरी है कि आप किस ब्रांड की पीएलसी किस ओरिजिन की है और उसका सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है। अच्छा जी, अब हमने डिस्कस करना है आगे पीएलसी का सिलेक्शन क्राइटेरिया, कि हम पीएलसी जो हमारे पास जितनी सारी पीएलसी पीछे अवेलेबल हैं 10 से 12 पीएलसी के जो मैंने आपको ब्रांड्स नेम दिखाए, उनमें से आप कौन सी पीएलसी जो है उसको सिलेक्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि मैं अपनी अगर मैं पीएलसी परचेज करना जा रहा हूँ तो मैं किन किन पॉइंट्स को जो है वो कंसिडर करूंगा अपने पीएलसी को सिलेक्ट करते वक्त। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपने देखना ये होगा कि आपके पास आपके प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ इनपुट्स आउटपुट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स इज द मेन पॉइंट, नंबर ऑफ आईओस आपने देखना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड कंसर्न इज द मेमोरी, मेमोरी साइज कितना है। अगर नंबर ऑफ इनपुट ज़्यादा होंगे तो आपको मेमोरी साइज ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, जो पीएलसी की इंटरनल मेमोरी है वो कितनी है। थर्ड इज द स्कैन टाइम, स्कैन टाइम अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे कि स्कैन टाइम क्या होता है। ये एक एग्जीक्यूशन या ऑपरेशनल साइकिल का टाइम होता है कि
ये कितनी देर में पीएलसी जो है अपना प्रोग्राम जो है या एक साइकिल जो है इसको एग्जीक्यूट करता है। स्पेशल इंटीग्रिटी फंक्शन, अगर आपके पास कोई स्पेशल फंक्शन चाहिए जिस तरह पीआईडी फंक्शन वगैरह हो गया, तो अगर आपको कोई स्पेशल फंक्शन चाहिए तो आप उसको देखेंगे पीएलसी की सिलेक्शन करते वक्त। फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट फॉर इन केस इन फ्यूचर अगर आपके पास बढ़ जाते हैं तो आपके पास आईओएस को बढ़ाने की फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है, ये भी आप पीएलसी खरीदते वक्त कंसिडर करेंगे। नेटवर्किंग पे, नेटवर्क देखना है आपने, कोई स्टैंडर्ड नेटवर्क पे जाना है या सीरियल कम्युनिकेशन पे जाना है, तो कम्युनिकेशन को देखेंगे कि आपने कौन सा प्रोटोकॉल जो है उसको यूज करना है, या आप जो इसके साथ पीएलसी के साथ जो चीज कनेक्ट करने जा रहे हैं वो किस प्रोटोकॉल पर है और पीएलसी किस प्रोटोकॉल पर है। कॉस्ट को देखेंगे, जाहिर सी बात है कॉस्ट इज अ मेन फैक्टर। और सॉफ्टवेयर को देखेंगे कि उसकी सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो है वो अवेलेबल है फ्री में या इसको भी परचेज करना पड़ेगा। सर्विसेज दे रहा है अपनी वेबसाइट पे पीएलसी का जो ब्रांड है, या ट्रेनिंग या और कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको कहीं से मिल रही है इसके मैनुअल्स वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपने देखनी पड़ेंगी। ये एक सीक्वेंस में है, सबसे पहले आप इनपुट आउटपुट को देखें, फिर मेमोरी को देखें, फिर स्कैन टाइम को देखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये तमाम चीज़ें आप जो है वो ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट की तरफ जाएंगे कि आया इसके डॉक्यूमेंट्स या इसके जो मैनुअल्स हैं वो अवेलेबल हैं भी या नहीं है। तो जब भी आप पीएलसी को सिलेक्ट करें या तो उसका जो क्राइटेरिया है बेसिक, वो इन पॉइंट्स पे जो है वो फॉलो करें, इन पॉइंट्स को। अच्छा, अब हमारे पास जो है नेक्स्ट कुछ पीएलसीज के डिफरेंट साइजेस हैं, ये नंबर ऑफ आईओ के हिसाब से हैं। जिस तरह मैंने अभी पीछे डिस्कस किया है कि हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया में सबसे पहला पॉइंट था कि हमने नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स देखने हैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। अगर मेरे प्रोजेक्ट में 14 या 12 आउटपुट्स हैं, आईओस मुझे चाहिए, तो मैं एक पीएलसी है नैनो अप टू 16 आईओस पॉइंट, तो मैं इस पीएलसी को यूज कर सकता हूँ क्योंकि ये 16 आईओ की है और मेरे जो रिक्वायरमेंट है वो 12 की है। तो 12 और 16 में 4 का डिफरेंस है, यानी कि 4 आईओस जो है मेरे पास वो स्पेयर में रह सकते हैं, मैं उसको इन फ्यूचर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंट तरह के साइजेस हैं जो कि मैन्युफैक्चरर्स ऑफर करते हैं। नंबर 1 इज द नैनो पीएलसी। ठीक है, नैनो पीएलसी में क्या है, 16 आईओस तक की लिमिट है। माइक्रो पीएलसी ये 16 से अबव और 64 से बिलो माइक्रो पीएलसी की लिमिट है। स्मॉल पीएलसी 960 आईओ पॉइंट्स, स्मॉल पीएलसी में 960 आईओ पॉइंट्स हो सकते हैं। मीडियम पीएलसीज में ये डिफरेंट प्रोसेस को एक ही वक्त में मल्टीटास्किंग जिसे हम कहते हैं कंट्रोल कर सकता है। इसमें मल्टीपल यानी कि 960 से भी ज्यादा होंगे और ये सेवरल टास्क को एक साथ कर सकता है। लार्ज साइज पीएलसी, लार्ज साइज पीएलसी का मतलब है कि ये कंट्रोल कर सकता है मजीद डिफरेंट पीएलसी को, यानी कि ये इतनी लार्ज साइज है पीएलसी कि ये माइक्रो और नैनो पीएलसी को अपने अंदर कंट्रोल कर सकता है। तो इसमें नंबर ऑफ आईओस जो है वो जाहिर सी बात है कि ज्यादा होंगे। तो ये नैनो पीएलसी को भी सपोर्ट कर रहा है, माइक्रो स्मॉल पीएलसी तक को ये कंट्रोल कर सकता है, मतलब डिफरेंट पीएलसी को, सेवरल पीएलसी को ये कंट्रोल कर सकता है। तो पीएलसी का साइज आपने देख लिया कि हमारे पास किस किस तरीके के साइज मौजूद हैं। नैनो पीएलसी है, आई रिपीट माइक्रो पीएलसी है, स्मॉल टाइप है पीएलसी, मीडियम साइज पीएलसी है, लार्ज साइज जो है वो पीएलसी हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है पीएलसी की ऑपरेटिंग साइकिल, जो कि अभी स्कैन टाइम हमने देखा था सिलेक्शन क्राइटेरिया में। पीएलसी का जो कंट्रोलर है बेसिकली वो ऑपरेट करता है किस तरीके से, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि पीएलसी का जो ऑपरेशन साइकिल है वो किस तरीके से गिवन है। इसमें 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले ये इनपुट को स्कैन करके उसका स्टेटस जो है वो चेक करता है। ठीक है, लिखा हुआ है इंग्लिश में एग्जामाइन द स्टेटस ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो इनपुट को स्कैन करके उसका जो स्टेटस है उसको चेक करता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो आपने इनपुट के इंस्ट्रक्शन को एग्जामाइन किया है उसी के बेसिस पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। कौन सा प्रोग्राम, यूजर ने जो उसमें प्रोग्राम इन किया है, ठीक है, या अपलोड किया है। अच्छा, अब थर्ड क्या है, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली जो प्रोग्राम है ये अब आउटपुट को चेंज करेगा। ठीक है, तो ये एक पूरा कंप्लीट साइकिल है। पहला जो है वो आईओ स्कैन है जो कि येलो कलर से यहाँ पे विजिबल हो रहा है, और दूसरा जो रेड कलर से साइकिल कंप्लीट हो रहा है सर्किल, वो है प्रोग्राम स्कैन। तो हमारे पास आईओ स्कैन भी हो गया और प्रोग्राम स्कैन भी हो गया। प्रोग्रामिंग स्कैन के लिए इसको ज़्यादा टाइम चाहिए और आईओ स्कैन के लिए इसको कम टाइम चाहिए। अच्छा, अब ये पूरी एक साइकिल है, इस साइकिल को कंप्लीट जो ये कर लेता है तो उसको हम कहते हैं स्कैन साइकिल। ठीक है, और कितनी देर में ये स्कैन करेगा उसको हम कहते हैं स्कैन टाइम। तो द टाइम नीड टू कंप्लीट वन फुल साइकिल इज कॉल्ड स्कैन टाइम।
तो ये इसका स्कैन टाइम जो है यहाँ पर आ जाएगा कि ये पूरा एक साइकिल जो है वो कितने टाइम में जो है वो कंप्लीट करता है। यूजली जो नॉर्मल पीएलसीज मार्केट में अवेलेबल है उनका जो स्कैन टाइम या स्कैन टाइम जो होता है वो माइक्रो सेकंड्स में होता है, यानी कि 0.1 माइक्रो सेकंड्स, 0.5 माइक्रो सेकंड्स, इतना मिनिमम होता है कि आप इसको एक नेकेड आई से जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ये माइक्रो सेकंड्स में जो है टाइम होता है। तो दिस ऑपरेटिंग साइकिल भी हम इसको कहते हैं और इसको हम स्कैन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि पीएलसी जो है वो सबसे पहले इनपुट को स्कैन करता है, फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद उसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली जो है वो आउटपुट को चेंज करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास कौन कौन सी हैं? डिफरेंट टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स में अवेलेबल हैं। और सबसे पहले जो है वो लैडर है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में LAD कहते हैं, जिसको हम लैडर डायग्राम भी कहते हैं। और सेकंड नंबर पर है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FBD कहते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास स्टेटमेंट लिस्ट, जिसको हम जो है वो शॉर्ट फॉर्म में STL कहते हैं। ये तमाम तीनों लैंग्वेजेस जो हैं ये तकरीबन तमाम कंट्रोलर्स में अवेलेबल नहीं होती, बट जो सबसे कॉमन जो इसकी लैंग्वेज है पीएलसी की वो है लैडर डायग्राम। ठीक है, तो लैडर डायग्राम जो है वो सबसे कॉमन इसकी एग्जांपल है। ये इसका थोड़ा सा पिक्टोरियल व्यू है कि लैडर जो है वो एक जस्ट लाइक अ लैडर स्ट्रक्चर है, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है वो लाइंस हैं। इसी तरीके से फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में आप ब्लॉक फॉर्म में देख रहे होंगे, जिस तरह आप ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं किसी भी सिस्टम की, तो इस तरीके से आप ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में भी पीएलसी को प्रोग्राम कर सकते हैं। थर्ड वन, लास्ट वन इज द STL। STL में आपको शो हो रहा है कि आप एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, जस्ट लाइक अ कोडिंग। आप लिस्ट बना रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं आप इसमें, तो आप कोडिंग की फॉर्म में भी उसको जो है पीएलसी को प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा, मोस्ट कॉमन जो पीएलसी की लैंग्वेज है वो है लैडर डायग्राम। लैडर डायग्राम में अगर हम थोड़ा सा डीपली इसको देखें तो एक जस्ट लाइक अ लैडर, जिसको हम सीढ़ी कहते हैं उर्दू में, ये उसका स्ट्रक्चर है। वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस जो हैं वो पावर लाइंस कहलाती हैं और उसको हम रेल कहते हैं, यानी कि पावर लाइंस या पावर रेल। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे शो रहा है, ये लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव पावर रेल है, राइट साइड पे जो है वो नेगेटिव पावर रेल है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम कहते हैं कंट्रोल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं इनको हम कहते हैं कंट्रोल लाइंस, और कंट्रोल लाइंस को लैडर की लैंग्वेज में हम कहते हैं रंग्स। तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के रंग्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। R1 शो हो रहा है, R2, R3, तो ये कंट्रोल लाइंस हैं आपके पास, जिसमें आपकी कमांड जो है वो एम्बेड होती है इस रंग्स में कि आपने क्या लॉजिक जो है वो परफॉर्म करनी है। तो इनपुट जो है वो रंग का जो इनपुट है वो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे मेंशन हुआ है, एक सिंबल दिया हुआ है जिसपे लिखा हुआ है रंग इनपुट। और इसी तरीके से रंग का जो आउटपुट है वो कॉइल टाइप का, एक सर्कल टाइप का यहाँ पे बना हुआ है, इसको भी हम आगे चल के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सबसे कॉमन है, जो तमाम पीएलसीज में अवेलेबल होती है, और जब कोई पीएलसी जो है वो लैंग्वेज को सीखता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो वो सबसे पहले लैडर सीखता है। लैडर जो है वो सबसे इजी भी है और सबसे जो है वो मोस्ट कॉमन भी है। तो मैंने लैडर का आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दिया कि ये वर्टिकल लाइंस हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो वर्टिकल लाइंस जो है वो रेल्स कहलाती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो रंग्स कहलाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और डीप चले जाएं तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है कि जितनी भी इनपुट्स की कंडीशंस हैं वो तमाम लेफ्ट साइड पर होंगी, और जितनी आउटपुट की इंस्ट्रक्शंस हैं या कंडीशंस हैं तो वो राइट साइड पे जो है वो शो होंगी। तो एक यहाँ पे जो है आपके पास इनपुट्स की कंडीशन है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो है ये आउटपुट की इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। और नीचे लिखा हुआ है कि कंटिन्यूअस पाथ फॉर लॉजिक कंटिन्यूटी। अब इसमें ये देखना है कि जो पीएलसी का जो पावर फ्लो होता है वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ होता है, यानी कि सबसे पहले इनपुट को स्कैन करता है, जिस तरह मैंने अभी ऑपरेटिंग साइकिल में आपको बताया कि ये सबसे पहले इनपुट को स्कैन करता है, ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को, और उसके बाद फिर आउटपुट पे जाता है। तो इसका जो पावर फ्लो की जो सीक्वेंस है या जो डायरेक्शन है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट है, या हमेशा इनपुट से आउटपुट की तरफ है। तो ये चीज़ आपने अपने ध्यान में रखनी है जब आप पीएलसी की लैडर लॉजिक या पीएलसी प्रोग्राम कर रहे हो, तो पावर फ्लो हमेशा जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। और थोड़ा सा डीप चले जाएं इसी लैडर डायग्राम के स्ट्रक्चर में, तो हमारे पास और थोड़ी सी चीजें विजिबल हो जाएंगी।
और ये एक सिंपल लैडर डायग्राम का स्ट्रक्चर है जिसमें x0 आपको एक इनपुट है, इनपुट कॉन्टेक्ट है जिसको आप एलिमेंट कहते हैं, यहाँ पे एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। एक और एलिमेंट है नीचे x7, ये दोनों एलिमेंट जहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं वहाँ पे एक नोड क्रिएट हो रही है जिसको हम कहते हैं नोड, ठीक है। अच्छा, नोड के बाद जहाँ पे दो एलिमेंट्स आपस में सीरीज में है तो उसको हम कहते हैं सीरीज ब्लॉक, जहाँ पे दो एलिमेंट्स आपस में पैरेलल में है तो हम उसको कहते हैं पैरेलल ब्लॉक। और जो रंग है पूरा उसको हम कहते हैं नेटवर्क, तो रंग 1 भी कह सकते हैं और नेटवर्क नंबर 1 भी कह सकते हैं। फिर अगेन ये नेटवर्क नंबर 2 है, फिर ये अगेन नेटवर्क नंबर 3 है। तो यहाँ पे 3 तरह के नेटवर्क जो हैं वो अवेलेबल हैं। और जहाँ पे दो आउटपुट्स आपस में राइट साइड पे देखें तो ये एक ब्रांच क्रिएट हो रही है, ये भी जस्ट लाइक अ नोड है, मगर ये नोड जो है वो इनपुट साइड के लिए है और आउटपुट साइड के लिए जो है वो उसको हम कहते हैं ब्रांच। तो ये एक ब्रांच यहाँ से निकल रही है, पहला जो है वो y0 आउटपुट है और y0 की ब्रांच से एक y2 आउटपुट जो है वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये क्लोज लुक हो गया थोड़ा सा कि आप देख लें कि हम इनपुट्स या आउटपुट्स को हम एलिमेंट्स कहते हैं और ये एक सिंपल लेटर्स का स्ट्रक्चर है। अब इसको हम देखेंगे कि हमारे पास इनपुट कॉन्टेंट्स कॉन्टेक्ट्स कौन कौन से होते हैं और आउटपुट्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास कॉन्टेक्ट की जो टाइप्स हैं और उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। एक्स जो है वो एक x0 एक इनपुट है, एक स्विच है जिसको जो पहले से इनिशियल कंडीशन पे ऑफ है और जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो हमारे पास ये नॉर्मली क्लोज जो कॉन्टेक्ट है, सॉरी नॉर्मली ओपन जो कॉन्टेक्ट है ये हमारे पास ऑन हो जाएगा विद द ऑन ऑफ स्विच x0। तो उसी इंस्टेंट पे ये स्विच जो है वो या कॉन्टेक्ट जो है x0 वो ऑन हो रहा है, जबकि नॉर्मली ओपन का जो रिवर्स है वो नॉर्मली क्लोज है। नॉर्मली क्लोज क्या हो रहा है, जब स्विच ऑफ था तो x0 नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट जो है वो ऑन था, जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया उसी इंस्टेंट पे ये x0 नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट जो है ये ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये x0 नॉर्मली ओपन इज द रिवर्स ऑफ नॉर्मली क्लोज या वाइस वर्सा। ये इनपुट है, फिजिकल इनपुट, और उसकी बेसिस पे ये दो कॉन्टेक्ट्स हैं, एक नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट कहलाता है और एक नॉर्मली क्लोज कहलाता है। नॉर्मली ओपन से मतलब है कि ये ओपन है, ये अभी पावर फ्लो इसमें से नहीं हो रही, अगर यहाँ से लेफ्ट साइड से पावर आती है तो ये ओपन है, इसकी वजह से पावर फ्लो जो है वो नहीं होगा, जिसको हम कहते हैं ओपन सर्किट। और x0 नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट जो है ये नॉर्मली क्लोज है, जब ये एक्टिवेट होगा तो ये ओपन हो जाएगा। इनिशियली ये क्लोज कंडीशन पर है तो इसमें से इनिशियली जो है वो पावर जो है लेफ्ट साइड से फ्लो होकर राइट साइड पे जा रही होगी, ठीक है। इसी तरीके से जो नीचे गिवन है ये है कहलाता है पॉजिटिव एज ट्रिगर। पॉजिटिव एज ट्रिगर जो है वो किसी के स्पेसिफिक टाइम के लिए ऑन होता है, जैसे ही आप ऑन करेंगे पॉजिटिव एज देंगे उसको तो ये ऑन हो जाएगा पॉजिटिव पल्स पे। और जो नीचे ये x0 है ये नेगेटिव कहलाता है, जिसमें डाउनवर्ड एरो दिया हुआ है, ये नेगेटिव ट्रिगर कहलाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज, तो नेगेटिव एज जो है ये बंद करते वक्त काम आता है, जैसे आप इसको बंद करेंगे तो कुछ टाइम के लिए ऑन होने के बाद ये ऑफ हो जाएगा। तो ये तमाम चार टाइप्स हो गए बेसिकली, ठीक है, जिसमें से पहला जो है ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है, सेकंड जो है नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है, थर्ड जो है ये पॉजिटिव एज ट्रिगर कॉन्टेक्ट है और फोर्थ जो है ये नेगेटिव एज ट्रिगर कॉन्टेक्ट है। पॉजिटिव का मतलब एरो अपवर्ड है और नेगेटिव का मतलब एरो डाउनवर्ड है। तो ये दो तरह के हमारे पास जो है वो एज ट्रिगर कॉन्टेक्ट हो गए। इसी तरीके से जब हम कॉइल साइड पे जाएंगे तो कॉइल की जो टाइप है हमारे पास, या आउटपुट साइड पे जब हम जाएंगे तो आउटपुट साइड को हम इस तरीके से मेंशन करेंगे। अगर ये एक लेटर डायग्राम दी हुई है, ये एक ब्रांच बना हुआ है, y0 के साथ एक ब्रांच है y1 की, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था। x0 एक इनपुट है और दो इसमें से आउटपुट है, तो जैसे ही मैं x0 को प्रेस करूंगा तो y0 तो वैसे ही प्रेस हो जाएगा क्योंकि इसके साथ ये इन लाइन है, ठीक है। और y1 जो है ये इन्वर्टेड कॉइल है, y1 क्या है, ये इन्वर्टेड कॉइल। तो इन्वर्टेड कॉइल का मतलब है कि जैसे ही y0 ऑन होगा तो y1 जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो हमने अभी यहाँ तक देख लिया कि एक कॉइल है, ठीक है, एक टाइप है उसकी हो गई कॉइल और दूसरी टाइप हो गई इनवर्स कॉइल या इन्वर्टेड कॉइल। तो ये दो टाइप्स हो गए। थर्ड जो है हमारे पास वो कॉइल है सेट कॉइल, जिसको आप जिसके अंदर लिखा हुआ है एस। और फोर्थ वन हमारे पास है रीसेट कॉइल। तो सेट और रीसेट कॉइल इस तरीके से होते हैं कि जैसे ही मैं x0 इनपुट को प्रेस करूंगा तो y0 जो कॉइल है या जो आउटपुट है ये सेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको x0 को यहाँ से ट्रिगर किया या ऑन किया, y0 जो है वो ऑन हो गया और ये कंटिन्यू ऑन रहेगा चाहे मेरा x0 का कॉन्टेक्ट जो है ये डाउन हो जाए या ऑफ हो जाए, क्योंकि ये एक दफ़ा सेट हो गया। अब इसी तरीके से जब मैं x1 एक न्यू कॉन्टेक्ट है x1, इससे मैं इस y0 के कॉइल को रीसेट करूंगा, ठीक है।
अब X1 जैसे मैं प्रेस करूंगा किसी भी इंस्टेंट पे, क्योंकि Y0 जो है वो ऑलरेडी सेट है या कॉइल जो है इसका ऑन है, जैसे ही मैंने X1 को प्रेस किया जो कि रीसेट का बटन है, X1 के प्रेस होने से क्या हुआ, Y0 जो है वो रीसेट हो गया। ठीक है, तो सेट रीसेट ये दो कॉइल हो गए, और एक नॉर्मल कॉइल हो गया और एक इन्वर्टेड कॉइल हो गया। तो ये हमारे पास कॉइल की भी चार तरह की टाइप्स हो गई। नंबर 1 एक नॉर्मल कॉइल, नंबर 2 जो है वो इन्वर्टेड कॉइल, नंबर 3 इज सेट कॉइल, और नंबर 4 इज रीसेट कॉइल। ठीक है, तो हमने इनपुट्स को भी लिया, हमारे पास चार तरह के कॉन्टेक्ट्स हो गए जो कि इनपुट कहलाते हैं, और हमारे पास चार तरह के कॉइल्स हो गए जो कि हमारे पास आउटपुट्स कहलाते हैं। अब हमने ये देखना है कि कुछ लैडर लॉजिक के, लैडर डायग्राम के कुछ रूल्स हैं जिनको हमने ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग जो है उसको याद रखना है और उनको यूज करना है। ठीक है, कुछ रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। सबसे पहला जो रूल यहाँ पर मेंशन है वो ये है कि इनपुट कैन बी यूज्ड इन सीरीज। नीचे डायग्राम में नजर आ रहा है 3 इनपुट्स हैं सीरीज में और एक आउटपुट है। ठीक है, इनपुट कैन बी यूज्ड इन सीरीज, तो इनपुट सीरीज में भी इस्तेमाल हो सकते हैं एज वेल एज पैरेलल टू फॉर्म अ कनेक्शन। तो इनपुट जो है वो सीरीज में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। यहाँ पर 3 इनपुट्स जो है वो I1 I2 I3, ये 3 इनपुट्स जो हैं ये सीरीज में है और इनसे एक आउटपुट जो है वो चल रहा है। इनपुट नीचे डायग्राम में देखें I1 I2 I3 I4, ये 4 इनपुट्स जो हैं वो पैरेलल में है। तो इनपुट जो है वो सीरीज में भी लग सकते हैं और इनपुट जो है वो पैरेलल में भी लग सकते हैं। तो ये एक सिंपल से इंस्ट्रक्शन है या रूल है जिसको हमने फॉलो करना है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पे देखें, जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट जो है वो सिर्फ पैरेलल में रख सकते हैं। जब आउटपुट पैरेलल में रखते हैं तो ये ब्रांच क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया कि यहाँ पे ब्रांच क्रिएट हो रही है। तो आउटपुट या कॉइल्स जो है उनको हम सिर्फ पैरेलल में इस्तेमाल कर सकते हैं, आउटपुट को हम सीरीज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आउटपुट हम सिर्फ पैरेलल में इस्तेमाल कर सकते हैं, आउटपुट हम सीरीज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल क्या है कि एक इनपुट को हम मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोग्राम में, जैसे कि नीचे लैडर लॉजिक में गिवन है। क्या है, वन इनपुट कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल टाइम्स इन वन प्रोग्राम। तो एक इनपुट जो है वो मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल हो सकता है हमारे प्रोग्राम में। ठीक है जी, I1 है Q1 के साथ इस्तेमाल हो रहा है, I1 जो है वो Q2 के साथ भी इस्तेमाल हो रहा है, I1 जो है वो Q3 आउटपुट के साथ भी इस्तेमाल हो रहा है। दिस इज द थर्ड रूल। नेक्स्ट फोर्थ रूल इज वन आउटपुट कैन नॉट बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। आउटपुट जो है वो मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल नहीं हो सकता कि एक ही आउटपुट को Q1 को हम ऊपर इस्तेमाल करें फिर Q1 को दोबारा भी इस्तेमाल करें। बट इन केस, ये दो केसेस हैं, या तो आप सेट रीसेट के तौर पर इसको इस्तेमाल करें, जिस तरह मैंने भी इससे पहले बताया था कि Q1 जो है वो सेट कॉइल यूज हो रहा है, Q1 जो है वो रीसेट कॉइल इस्तेमाल हो रहा है, इस तरीके से कर सकते हैं। हालांकि है ये एक ही आउटपुट Q1 है, मगर इसको आप सेट और रीसेट की कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे कंडीशन में मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन जो है ये लैच और अनलैच के फंक्शन में। अगर ये आउटपुट आपके पास है, ये लैच हो रहा है, ठीक है, इस इनपुट की मदद से लैच हो रहा है, तो Q1 यहाँ भी यूज हुआ हुआ है, Q1 जो है वो यहाँ भी यूज हुआ हुआ है। तो सिंगल कॉइल जो है वो लैच कंडीशन में हम इस्तेमाल करना है, तो ये 2 दफा इस्तेमाल हो रहा है। वैसे हम नॉर्मल कंडीशन पे इसको एक ही आउटपुट को एक ही दफा इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये फोर्थ रूल हो गया। अब हम चलते हैं फिफ्थ रूल की तरफ। फिफ्थ जो हमारा पीएलसी प्रोग्रामिंग का जो रूल है वो ये है कि हमने इनपुट एड्रेस कैन नॉट बी यूज्ड एज आउटपुट एड्रेस। अगर कोई इनपुट एड्रेस है, फॉर एग्जांपल I1, ठीक है, अभी हम एड्रेसिंग की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल I1 इज द इनपुट एड्रेस। इनपुट क्या है, कॉन्टेक्ट का एड्रेस है। तो ये सिर्फ इनपुट के लिए ही इस्तेमाल होगा, इसको इस क्यू की जगह पे, यानी कि क्वाइल में हम आई नहीं देख सकते, क्वाइल में हम आई नहीं लिख सकते। तो इनपुट एड्रेस जो है वो सिर्फ इनपुट कॉन्टेक्ट के लिए ही इस्तेमाल होगा, उसको हम आउटपुट एड्रेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि इसका जो रिवर्स है, सिक्स्थ रूल, वो ये कहता है कि आउटपुट एड्रेस कैन बी यूज्ड एज इनपुट एड्रेस। आउटपुट एड्रेस जो है, जिस तरह ये एक आउटपुट है Q1, इसका एड्रेस जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह ये लिखा है ना Q1, ये इसका एड्रेस है, तो हमने यही एड्रेस जो है दोबारा इस्तेमाल कर लिया इनपुट के तौर पे। ये नॉर्मली ओपन इनपुट है, तो ये चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनपुट एड्रेस को आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि आउटपुट एड्रेस को इनपुट एड्रेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा सिक्स्थ रूल हो गया। आगे चलते हैं। आगे ये लिखा हुआ है कि रिवर्स पावर फ्लो इज नॉट अलाउड। जिस तरह मैंने बताया था कि पीएलसी में जो पावर फ्लो होता है
वो हमेशा इनपुट से आउटपुट की तरफ होता है, या हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ होता है, या हमेशा कॉन्टेक्ट से कॉइल की तरफ होता है, यानी कि पॉजिटिव रेल की तरफ से नेगेटिव रेल की तरफ होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, नीचे जो लेटर लॉजिक गिवन है कि हमें y0 आउटपुट अगर ऑन करना है, तो क्या मैं इस सीक्वेंस से चला सकता हूँ? ये अलाउ नहीं करेगा, ये इसको ऑन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x0 को ऑन करूँ, x1 को ऑन करूँ और रिवर्स में जाके x4 और x6 को ऑन करूँ, ये डॉटेड लाइन शो कर रही है, x0, x1, x4, x6, क्या इन चार को ऑन करने से y0 ऑन होगा? y0 ऑन नहीं होगा, क्योंकि पीएलसी में लैडर लॉजिक में ये रिवर्स फ्लो जो है नॉट अलाउड है। जबकि आप कन्वेंशनल वायरिंग करते हैं तो उसमें तो ये अलाउ होता है कि रिले का कॉन्टैक्ट यहाँ लगाया, रिले का कॉन्टैक्ट यहाँ लगाया, तो रिवर्स फ्लो जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग में अलाउ होता है, जबकि पीएलसी के डायग्राम में ये चीज़ अलाउ नहीं है। तो ये रूल नंबर 7 हो गया। अच्छा, रूल नंबर 8 क्या है? एक स्ट्रक्चर गिवन है, इस तरह का कॉन्टैक्ट, कि आप नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को इस ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस नेटवर्क स्ट्रक्चर इज नॉट अलाउड इन द पीएलसी प्रोग्राम। आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, इस नेटवर्क को इस फॉर्म में। होना तो ये चाहिए कि x0 से y0 चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, और इसी तरीके से x0 और x2 को मिला के y1 भी चलना चाहिए। तो आप इसको इस तरीके से बनाएंगे कि x0 और y2 को मिला के, x0 और x2 को मिला के y1 चलेगा, और इसी तरीके से x1 से भी जो है वो y1 चलेगा। तो ये आप ट्रांसफॉर्म करेंगे इस तरह के नेटवर्क को, ये अलाउ नहीं है कि आप इसको ब्रिज के तौर पे इस्तेमाल करें। तो ये हमारे पास कुछ पीएलसी प्रोग्रामिंग के कुछ रूल्स हैं, जिनको हमने, जब हम लैडर लॉजिक को डिज़ाइन करेंगे तो इन तमाम रूल्स को हमने फॉलो करना होगा। ठीक है, तो ये तमाम सॉफ्टवेयर जिसमें रिस्ट्रिक्शन है कि आप सीरीज में कॉइल नहीं लगा सकते, इस तरह का ब्रिज नेटवर्क आप कॉन्टैक्ट नहीं लगा सकते, तो इन तमाम चीज़ों को आपने पहले से ही याद दहानी करनी है। वो उस वक्त आपको एरर देगा सॉफ्टवेयर में, तो आप थोड़ा सा वो हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, मगर ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि आप इस तरीके से इसको इन तमाम रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आसान हो जाएगी और ईजी हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एड्रेसिंग को। तो एड्रेसिंग हमारे पास दो तरह की है। एक हमारे पास कहलाता है एब्सोल्यूट एड्रेस, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एड्रेस, और ये डायरेक्ट एड्रेस जो है बेसिकली ये हार्डवेयर का एड्रेस है। ठीक है, ये एड्रेस किसका है? डायरेक्ट एड्रेस जो है बेसिकली ये हार्डवेयर का एड्रेस है। हार्डवेयर का जो एड्रेस है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारे पास है सेकंड टाइप, वो है सिंबॉलिक एड्रेस, जिसको आप इनडायरेक्ट एड्रेस भी कह सकते हैं और सॉफ्टवेयर एड्रेस भी कह सकते हैं। तो ये इसके तीन तरह के नाम हो गए, इनडायरेक्ट एड्रेस भी कह सकते हैं, सिंबॉलिक एड्रेस भी कह सकते हैं, और सॉफ्टवेयर एड्रेस भी इसको आप कह सकते हैं। इसी तरीके से ऊपर जो लिखा है एब्सोल्यूट एड्रेस, उसको आप डायरेक्ट एड्रेस भी कह सकते हैं, हार्डवेयर एड्रेस भी कह सकते हैं, एब्सोल्यूट एड्रेस भी कह सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, नीचे एक लैडर लॉजिक गिवन है। लैडर लॉजिक में एक इनपुट है x0, ठीक है, और उसको मैंने सिंबॉलिक नेम दे दिया स्टार्ट, कि एक जस्ट लाइक स्टार्ट बटन है, और एक y0 आउटपुट है जिसका मैंने सिंबॉलिक नेम दे दिया है मोटर। तो यहाँ पे इसके कमेंट्स में शो हो रहा है कि y0 इज द मोटर और x0 जो है इज द स्टार्ट बटन। तो x0 जो है ये इसका मेन एड्रेस है जो कि हार्डवेयर का है, और हमने इसका क्या एड्रेस दिया? स्टार्ट, कि ये एक स्टार्ट बटन है। ठीक है, तो स्टार्ट बटन इज द इनडायरेक्ट एड्रेस और x0 इज द डायरेक्ट एड्रेस। x0 इज द हार्डवेयर एड्रेस, और हमने सॉफ्टवेयर में जाके इसके कमेंट्स में दे दिया कि ये जो है स्टार्ट जो है ये हमारा सॉफ्टवेयर एड्रेस है या सिंबॉलिक एड्रेस है। इनपुट मॉड्यूल जो है उसको हम नॉर्मली इनपुट एड्रेस जो है उसको हम नॉर्मली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आई से या एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इनपुट में एक्स या आई, जिस तरह यहाँ पे विजिबल हो रहा है कि x0 इज द इनपुट एड्रेस, तो जहाँ भी x से शुरू होगा तो वो इनपुट एड्रेस होगा, या आई से शुरू होगा। इसी तरीके से जब आप आउटपुट मॉड्यूल्स में जाएंगे तो आउटपुट के कॉइल को आप या तो Q से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर Y से रिप्रेजेंट करेंगे। हम जो आज पीएलसी को कवर करेंगे वो है डेल्टा पीएलसी, और इस डेल्टा पीएलसी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऊपर गिवन है, जिसमें इनपुट को हम जो है वो x से शो कर रहे हैं, ठीक है, और आउटपुट को जो है हम y से शो कर रहे हैं। तो ये इसकी एड्रेसिंग है कुछ जो है आपको यूज करनी होगी जब आप पीएलसी के प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे। ये आपने रिमेंबर रखना है कि इनपुट के लिए हम x इस्तेमाल करेंगे और आउटपुट के लिए हम y इस्तेमाल करेंगे।
फॉर द डायरेक्ट एड्रेस। और इस डायरेक्ट एड्रेस के पीछे अगर आप कोई इनडायरेक्ट या सिंबॉलिक एड्रेस लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके लिए आपको ये हो जाएगा कि आसानी हो जाएगी कि आपका X0 है क्या। बेसिकली मैंने यहाँ पे शो किया है कि X0 मेरा स्टार्ट का बटन है और Y0 क्या है, Y0 एक मोटर है। जैसे ही मैं स्टार्ट के बटन को प्रेस करूंगा मोटर जो है वो ऑन हो जाएगी, और जैसे ही मैं स्टार्ट के बटन को ऑफ करूंगा मोटर जो है वो ऑफ हो जाएगी। तो ये तमाम जो है वो चीज़ें रिमेंबर रखनी है आपने जब आप प्रोग्रामिंग करने की तरफ जा रहे हो तो। अच्छा, पीएलसी की इंस्ट्रक्शंस जो कि यहाँ पे किसी भी पीएलसी के अंदर जो तमाम इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं वो सॉफ्टवेयर साइड पे वो इंस्ट्रक्शन होती हैं, कुछ बूलियन इंस्ट्रक्शंस होती हैं। बूलियन इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जिसको हम कहते हैं बिट लॉजिक। जिस तरह हम डिजिटल सर्किट्स में लॉजिक गेट्स वगैरह पढ़ते हैं, इसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पे बिट लॉजिक की इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। तो बिट लॉजिक की इंस्ट्रक्शन से आप अपने लॉजिक गेट्स या डिजिटल सर्किट्स को बना सकते हैं। इसी तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है परफॉर्म कर सकते हैं, जस्ट लाइक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट अंडर रूट। इस टाइप की चीजें आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस या अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आप पीएलसी के लैडर लॉजिक में भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं। कंपेयर इंस्ट्रक्शन का जैसे का मतलब यह है कि आपने कंपैरिजन करना है। अब कंपैरिजन नेमली हमारे पास 6 तरह के होते हैं। कौन कौन से कंपैरिजन होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये 6 तरह के हमारे पास कंपैरिजन है जिसको हम पीएलसी में भी लैडर लॉजिक में भी यूज कर सकते हैं किसी भी वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। अगर ये वैल्यू से ज्यादा है तो आउटपुट ऑन कर दो, ये वैल्यू उससे कम है तो आउटपुट को लो कर दो या हाई कर दो, एंड सो ऑन। जो भी आपकी लॉजिक है, जो भी आपका टास्क है। नंबर 4 इज द डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब यह है कि डेटा की मैनिपुलेट करना, डेटा को कन्वर्ट करना। ठीक है, डेटा जो है वो एस्की से हेक्सा में करना है, हेक्सा से एस्की में करना। डेटा को जो है वो वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन। तो डेटा मैनिपुलेशन भी आप कर सकते हैं कि रियल फॉर्म में डेटा है, फ्लोटिंग पॉइंट में है, डेसिमल में है, इंटीग्रेशन में है। तो ये इंटीजर टू डेसिमल, डेसिमल टू इंटीजर, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट टू इंटीजर, ये तमाम चीजें आप डेटा मैनिपुलेशन में आती हैं। फिफ्थ वन इज द डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर का मतलब है कि आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, जिसके लिए आप मूव की कमांड को इस्तेमाल करते हैं। MOVE, मूव। मूव का मतलब यह है कि आप एक सोर्स में आपके पास एक वैल्यू है, आप उसको मूव कराना चाहते हैं, डेस्टिनेशन पे आपके पास एक और वैल्यू है, तो उसमें आप आसानी डेटा ट्रांसफर के इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप जो है वो अपने डेटा को मूव कर सकते हैं। 6 हमारे पास है टाइमर एंड काउंटर। टाइमर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि अगर आपके किसी लॉजिक में आपको टाइम चाहिए कि कोई सीक्वेंस बेस्ड आपको कोई चीज़ ऑन करानी है तो आप टाइमर के इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से जब आप काउंटर पे जाएंगे तो आपके पास ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग हो रही होगी या कोई भी आपने इवेंट को काउंट करवाना है तो आप काउंटर के इंस्ट्रक्शन को जो है यूज़ करेंगे। प्रोग्राम कंट्रोल की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें आपके पास आता है जिस तरीके से आप देखते हैं फॉर का लूप होता है, ठीक है, गो टू होता है या जंप होता है, ठीक, या लेबल होता है। इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रोग्राम के कंट्रोल में आती हैं। आपने आपने सीक्वेंस को छोड़ के जंप करवाना है तो जंप टू द नेक्स्ट नेटवर्क, या आपने वापस ऊपर जाना है या फंक्शन कॉल करने हैं, तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो हैं फंक्शन बेस्ड ये आती हैं प्रोग्राम कंट्रोल में। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है वो है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है पीआईडी कंट्रोलर। पीआईडी कोई कंट्रोलर है या कोई और काउंटिंग फंक्शन है, पल्स काउंटिंग है या पीटीओ वगैरह है, पल्स ट्रेन आउटपुट वगैरह, वो तमाम चीज़ें फंक्शंस कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में जो है वो आते हैं। तो ये तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में नज़र आएंगी और उन इंस्ट्रक्शंस की मदद से आप अपनी लैडर लॉजिक को जो है वो बना सकते हैं। आप उसमें बूलियन इंस्ट्रक्शंस भी देख सकते हैं, अरिथमेटिक भी, कंपैरिजन भी, डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, टाइमर काउंटर के इंस्ट्रक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोग्राम की कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्रोग्राम कब एंड करना है, कब स्टार्ट करना है, कब जंप करवाना है उसको, और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। डेल्टा का जो पीएलसी का सॉफ्टवेयर है वो है WPL सॉफ्ट। ये हमने लिंक में आपको प्रोवाइड किया था, आई होप कि आपने ये इंस्टॉल कर लिया होगा। तो आज जो है वो हम इस सॉफ्टवेयर पे जो है वो वर्क करेंगे, डेल्टा का WPL सॉफ्ट, जो कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स के लिए सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर को जब हम देखेंगे तो आइए देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या क्या ऑपरेशन हैं और किस किस तरीके से हम इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
तो मैं स्क्रीन यहाँ से ऑफ करके फिर मैं दोबारा सॉफ्टवेयर पे आता हूँ। ये हमारे पास है डेल्टा का WPL सॉफ्ट, जिसपे हम PLC की लैडर लॉजिक की प्रोग्रामिंग करेंगे। इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये ओपन करेंगे तो इस तरह का आपको व्यू नजर आएगा। इसमें जो है वो फाइल्स में न्यू प्रोजेक्ट सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे, और न्यू प्रोजेक्ट जब क्रिएट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि PLC का मॉडल नंबर क्या है। तो सबसे पहले आप प्रोग्राम का टाइटल डाल दें। मैं इसमें लिख रहा हूँ टेस्ट प्रोग्राम, ठीक है। PLC है, PLC का जो मॉडल नंबर है वो क्या है। डिफरेंट टाइप्स की डेल्टा PLC हमें देता है, तो हम कोई सी भी PLC इसमें से फॉर आवर सिमुलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जो PLC इस्तेमाल करी है वो SS2 इस्तेमाल करी है, और इस फाइल का नाम है DVP1, ठीक है। तो DVP1 एक फाइल का नाम है, और प्रोग्राम का जो टाइटल है वो टेस्ट प्रोग्राम है, और मैंने जो PLC इस्तेमाल करी है वो SS2 इस्तेमाल करी है। यहाँ पे कम्युनिकेशन की सेटिंग्स हैं। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो RS-232 की बेस पे कम्युनिकेशन होती है, ईथरनेट की बेस पे भी होती है। तो ये अभी हम आगे चल के देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एन इंस्टेंट मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से, और इस सेटिंग को करने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा तो आपके पास जो है वो लेटर डायग्राम का मोड खुल जाएगा, और इसके बैक एंड पे आपके पास ये STL टाइप का इंस्ट्रक्शन लिस्ट जो है वो खुल जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग करके कंपाइल करूंगा तो इंस्ट्रक्शन लिस्ट जो है वो भी अपडेट हो जाएगी। तो ये आपका जो है वो लैडर लॉजिक का मोड है। तो लैडर डायग्राम मोड में जो है हम कंपोनेंट्स जो है उसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये एक ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, ये समझ लें कि ये ओरिजिन लाइन है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और ये जो है ओरिजिन लाइन क्या कहलाती है, पॉजिटिव पावर लाइन या पॉजिटिव पावर रेल। तो हम लेडर के स्ट्रक्चर को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये F1 इज द शॉर्टकट की नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट में यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे ही मैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि ये आपने इनपुट है, डिवाइस नेम क्या है, इनपुट है, आउटपुट है, मेमोरी है, टाइमर है, काउंटर है। अभी मैं एज द इनपुट इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको, और इनपुट का नंबर क्या है, ठीक है, X0। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से ओके। यहाँ पे एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो है वो X0 के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये पूरी एक कंपोनेंट ट्रे है, ये पूरी लैडर का टूल बार है जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। ये पूरा एक लैडर का टूल बार है जिसमें तमाम चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। तो मैंने यहीं से जो है वो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो है वो इस्तेमाल कर लिया, और इसी के साथ साथ मैं एक जो है वो कॉइल इस्तेमाल कर लेता हूँ। कॉइल आउटपुट जो है मेरा वो ये F7 पर मौजूद है। तो मैं कॉइल को क्लिक करता हूँ तो कॉइल ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाता है कॉइल आउटपुट Y0, ठीक है। इसकी रेंज बता रहा है कि Y0 से लेकर Y377 तक मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसको कर दिया ओके। तो मैंने एक इनपुट लगा दिया और एक मैंने आउटपुट लगा दिया, ठीक है। जस्ट एक मैंने समझने के एक बिट लॉजिक की इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, बिट लॉजिक की इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल कर लिया। इनपुट पे मैं जो है वो ये जो मेरा एलिमेंट है, ये जो मेरी इनपुट डिवाइस है, इसमें मैं एडिट करके इसका कमेंट दे रहा हूँ। X0 को मैं कह रहा हूँ स्टार्ट, ठीक है। राइट क्लिक करके मैंने एडिट किया और डिवाइस का कमेंट दे दिया स्टार्ट। तो मैंने कर दिया ओके। तो ये इसका सिंबॉलिक एड्रेस आ गया। याद रखिएगा X0 इज द हार्डवेयर एड्रेस या डायरेक्ट एड्रेस, और स्टार्ट जो लिखा है मैंने ये सिंबॉलिक एड्रेस है जिसको आप इनडायरेक्ट एड्रेस भी कहते हैं, और इसको आप जो है वो सॉफ्टवेयर एड्रेस भी कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मैं एडिट डिवाइस कमेंट लिख के मैं इसको कर रहा हूँ मोटर, ठीक है। तो स्टार्ट का बटन है और ये मोटर है। ये तमाम चीज़ें एक इनपुट बना दिया आपने और एक आउटपुट बना दिया। जो आपने PLC यूज़ करी थी SS2, ये यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। और SS2 में क्या इसके फीचर्स हैं, क्या चीज़ है, वो अभी हम देख लेते हैं। ये कर्सर मेरा जहाँ जहाँ जाएगा कॉलम पे, वहाँ ये रॉ और कॉलम यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। कॉलम नंबर 3 पर है इस वक्त मेरा कर्सर, और रॉ नंबर 2 पर है। ये आप बॉटम लेफ्ट पर देख रहे होंगे। इसी तरीके से जो प्रोग्रामिंग मेमोरी है वो यहाँ पर नजर आ रही है। SS2 PLC की जो प्रोग्रामिंग मेमोरी है वो है 7920 स्टेप्स, यानी कि आप इसमें 7920 स्टेप्स जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। 7920 स्टेप्स का आप लेटर लॉजिक बना सकते हैं। अच्छा, ये शो कर रहा है कि PLC इस वक्त ऑफ है, रेड मार्क
ये जो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि पीएलसी जो है वो इस वक्त ऑफ है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अच्छा, अगर आपने ये पूरा एक मैंने रंग जो है वो कंप्लीट कर लिया है, आप राइट क्लिक करके अगर आप इस रॉ का कोई कमेंट देना चाहते हैं, इस रॉ का या रंग का, तो मैं इस पे इस जीरो पे लिख देता हूँ कि ये मोटर कंट्रोल लॉजिक है मेरी। ठीक है, ये है मेरी मोटर कंट्रोल लॉजिक। तो मैंने इस पे लिख दिया मोटर कंट्रोल लॉजिक। ठीक है, ये अभी आपको यहाँ पे विजिबल हो गया कि मोटर कंट्रोल लॉजिक। ठीक है, मोटर कंट्रोल लॉजिक, ये इस जो रंग है ये इसका नाम हो गया, इस रॉ का नाम क्या हो गया, मोटर कंट्रोल लॉजिक। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सिमुलेट करना है। सिमुलेट करने के लिए जरा जहाँ इस पे दीजिएगा कि हम किस तरीके से इसको सिमुलेट करते हैं। सिमुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले इसको कंपाइल करना है। ठीक है, कंपाइल करने का मतलब है कि लैडर लॉजिक से इंस्ट्रक्शन लिस्ट की तरफ ही जाएगा। तो हमने इसको कंपाइल कर लिया। जैसे हम कंपाइल करेंगे तो ये एंड की जो लाइन है यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे प्रोग्राम जो है ये एंड हो गया। अब क्या हुआ, 9620 स्टेप्स में से मैंने 3 स्टेप्स जो है वो इस्तेमाल कर लिए हैं। अपनी जो मैंने अभी लैडर ऊपर बनाई है, इसमें मैंने 3 स्टेप्स जो है वो इस्तेमाल कर लिए हैं। इस SS2 PLC के 3 स्टेप्स मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हम आगे ये देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको सिमुलेट करेंगे। तो सिमुलेट के लिए सबसे पहले मैंने कंपाइल कर लिया इसको। कंपाइल से पहले आप चाहें तो उसको सेव एज कर लें, तो मैं इसको सेव एज भी कर सकता हूँ। DVP1 के नाम से मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। ठीक है, तो ये फाइल मेरी सेव हो गई DVP1। टाइटल पे देखें, ये इसका नेम लिखा हुआ है और ये इसका टेस्ट प्रोग्राम जो है ये प्रोग्राम नेम है। ठीक है, अच्छा, अब कंपाइल सेव हो गया, यहाँ से कंपाइल भी हो गया। कंपाइल होने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने इसको सिमुलेट करना है। तो सिमुलेट के लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो हमने सिमुलेट करना है, ये बटन है। ठीक है, सिमुलेट का हमारे पास ये बटन है, इस पर लिखा होगा सिमुलेटर। तो अब हमने इस फ्री सिमुलेटर को ऑन करना है। ठीक है जी, जब हम इसको सिमुलेटर को ऑन करेंगे तो हमने ये सिमुलेटर को ऑन कर दिया। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ आ गया मेंशन नीचे लाइन पे, बॉटम लाइन पे, कि ये सिमुलेटर ऑन हो गया। ठीक है जी, सिमुलेटर जब आपके पास ऑन हो गया, तो सिमुलेटर जब ऑन हो गया तो अब हमने इसको रन करना है पीएलसी को, और इसको ऑनलाइन देखना है। ऑनलाइन इस सेंस में देखेंगे ताकि आपको ये नज़र आ जाए कि ये इसका ऑनलाइन मोड है। तो मैं कंट्रोल F4 से या इस बटन पे क्लिक करके मैं इसका ऑनलाइन मोड जो है वो ऑन कर सकता हूँ। जैसे ही मैं ऑनलाइन मोड ऑन करूंगा तो ये जो है वो नॉट कंसिस्टेंट का कुछ एरर दे रहा है। डू यू वांट टू डाउनलोड द करंट प्रोग्राम, यस। तो ये प्रोग्राम अब इसमें डाउनलोड हो गया। अब मैंने सिमुलेट कर लिया, सिमुलेटर के बाद मैंने इसको ऑनलाइन कर लिया। अब ऑनलाइन करने के बाद स्टिल पीएलसी जो है वो अभी स्टॉप है। तो तीसरा स्टेप मुझे ये करना है कि मैंने पीएलसी को रन करना है। तो मैं यहाँ जाऊँगा, ये लिखा हुआ है रन पीएलसी कंट्रोल F11 से, और यह है स्टॉप पीएलसी कंट्रोल F12 से। तो अब मैंने पीएलसी को रन करना है। तो जैसे ही मैं रन करूंगा ये स्टॉप से जो है वो रनिंग की कंडीशन पे आ जाएगा। डू यू वांट टू रन, कंफर्म पीएलसी रन, यस। अब ये स्टॉप से रन पर आ गया बॉटम लाइन पे, और ये अब स्कैन कर रहा है। स्कैन करने का मतलब है रेड और ब्लू लाइट यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है वो ऑन हो रही है। ठीक है जी, अच्छा, अब हमने ये करना है कि जैसे ही मैं इस राइट क्लिक के बटन पे इस एलिमेंट पे या इस डिवाइस पे क्लिक करके उसको सेट ऑन करूंगा, तो सेट ऑन होने से होगा क्या, अभी जो मेरी पावर है वो यहाँ पे रुकी हुई है क्योंकि ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है। ठीक है, स्टार्ट का बटन, जैसे ही मैं स्टार्ट के बटन को प्रेस करूंगा सेट ऑन करके, तो मेरा जो आउटपुट है Y0 जिसपे मोटर कनेक्ट है वो ऑन हो जाएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं। जैसे ही मैंने जो है वो X0 को ऑन किया, तो X0 के ऑन होने के साथ साथ आपके पास Y0 जो है वो ऑन हो गई, और ये मेरा जो मोटर कंट्रोल लॉजिक है ये रन हो रही है। ठीक है, अब मैं इसको ऑफ करूंगा तो ये ऑफ हो गई। तो इस तरीके से आप डेल्टा पीएलसी में, या डेल्टा का जो सॉफ्टवेयर है पीएलसी का WPL सॉफ्ट, उसमें आप लैडर लॉजिक को सिमुलेट कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, जिस स्टेप से मैंने इसको जो है वो ऑन किया था, उसी स्टेप से मैं वापस इसको ऑफ करता हूँ। सबसे पहले मैं पीएलसी को स्टॉप करता हूँ। ठीक है, स्टॉप पूछ रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू स्टॉप पीएलसी, यस। ठीक है, पीएलसी मैंने स्टॉप कर दी। सिमुलेशन ऑनलाइन मोड में ऑफ करता हूँ, यहाँ से मैंने चेक हटा दिया, ऑनलाइन मोड मेरा ऑफ हो गया। और यहाँ से मैं चेक हटा दूंगा तो मेरा सिमुलेटर भी ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से सिमुलेटर भी जो लिखा हुआ था नीचे वो अब नहीं आ रहा। वापस मैं अपने जो है वो लैडर की डिजाइनिंग के मोड पर आ गया। तो इस तरीके से आप लैडर लॉजिक को डेल्टा के WPL सॉफ्ट पे सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
अब मुझे आगे मजीद प्रोग्रामिंग करनी है, तो मैं आगे मजीद प्रोग्रामिंग इस तरह से करता हूँ कि मैं इस नेटवर्क को डिलीट करता हूँ। ये जो एंड वाला नेटवर्क है इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं एक आउटपुट के साथ जो है वो मल्टीपल कॉइल्स जो है वो लगा लेता हूँ। यहाँ से मैं गया, अब मुझे यहाँ से ब्रांच क्रिएट करनी है। ब्रांच क्रिएट करने का अभी हमने यूज़ किया F1। ठीक है, इसी तरीके से हम नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट F2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी टूल बार है। ठीक है, F3 क्या है, राइजिंग एज ट्रिगर है, यानी कि पॉजिटिव एज ट्रिगर। ये F4 क्या है, फॉलिंग एज यानी कि नेगेटिव एज ट्रिगर। F5 क्या है, सेट सेट कॉइल है। ठीक है, स्टेप पॉइंट जिसकी बात कर रहे हैं, इसमें एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन है। मजीद जो इंस्ट्रक्शन है ना, स्पेशल पर्पज इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, ये तमाम इंस्ट्रक्शन F6 से आपके पास आएंगी। ठीक है, ये अभी हम आगे चल के यूज करेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास वो है F7। F7 जो है वो क्वाइल है, और F7 के बाद हमारे पास जो है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं। ठीक है, इनकी मदद से हम ब्रांच और नोड को जो है वो क्रिएट करेंगे। तो अब हम ये देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और मैं ये वर्टिकल लाइन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, एक मैंने वर्टिकल लाइन निकाली, यानी कि मैंने ब्रांच क्रिएट करा है, और यहाँ रखने के बाद मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। इससे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और आउटपुट लगाता हूँ जिसका नाम होगा Y1। ठीक है, तो Y1 मैंने यहाँ पे एक और ब्रांच जो है वो क्रिएट कर ली। अब दो आउटपुट मेरे पास पैरेलल में हो गए। ठीक है, दो आउटपुट्स मेरे पास पैरेलल में होगा, मतलब मैं X0 को जब ऑन करूंगा तो मेरे पास दोनों आउटपुट जो है वो चलेंगे। फॉर एग्जांपल मोटर भी ऑन हो रही होगी, और साथ साथ जो है वो इसका मैं कमेंट दे देता हूँ कि ये जो है वो मोटर का इंडिकेशन है। तो मोटर के जो इंडिकेशन लैंप है ये भी आपके पास ऑन हो रहा होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट के बटन पे मोटर भी फिजिकली रन हो रही होगी, और मोटर के रन होने के साथ साथ मोटर की जो इंडिकेशन है या मोटर का जो लैंप है वो भी साथ साथ जो है वो चल रहा होगा। अब अगेन मैं इसको सेव करता हूँ क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस करी है इसमें। मैं इसको सेव कर देता हूँ प्रोग्राम को। अगेन मुझे कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल मैंने प्रोग्राम को कर दिया। कंपाइल क्या करता है, कंपाइल जैसे कि मैंने बताया था कि लैडर को इंस्ट्रक्शन सेट्स में कन्वर्ट करता है। तो हम देख लेते हैं कि अगर मैंने इसको कंपाइल किया है तो इस कंपाइल किए हुए प्रोग्राम का जो इंस्ट्रक्शन मोड है वो ये है। ठीक है, LD लोड किया किसको, X0 को, ये मेरा इंस्ट्रक्शन या STL लैंग्वेज है। अब STL लैंग्वेज में अगर आपने लिखना है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, लोड किया X0 को, और इस लोड जीरो को लोड करने के बाद मैंने अगले नेक्स्ट नेटवर्क में या रंग में मैंने आउट कर दिया Y0 को, और अगले उसमें आउट कर दिया Y1 को। तो X0 से मेरे पास दो चीज़ें चलनी है, Y0 और Y1। ठीक है, वापस हम लेटर की तरफ आ जाते हैं। ये हमारा लेटर डायग्राम है, तो मैं लेटर डायग्राम की तरफ वापस आ जाता हूँ। कंपाइल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मैं सिमुलेटर ऑन करूंगा तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि सिमुलेटर ऑन हो गया है। ठीक है, सिमुलेटर ऑन हो गया। उसके बाद मैं इसमें प्रोग्राम जो है ऑनलाइन मोड में प्रोग्राम को ट्रांसफर करूंगा। तो मैंने प्रोग्राम को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये दो काम कर रहा है, ऑनलाइन मोड में भी आ रहा है और प्रोग्राम भी साथ साथ ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो ये आपसे पूछता है कि प्रोग्राम कंसिस्टेंट नहीं है कि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम जो है वो डाउनलोड हो गया। दोबारा जब करेंगे तो दोबारा ये आपको एरर नहीं देगा क्योंकि एक दफ़ा डाउनलोड हो चुका है। तो मैंने जो है वो ऑनलाइन मोड भी ऑन कर लिया, ये लाइट ब्लिंक कर रही है, सिमुलेटर भी ऑन कर लिया। PLC को रन करना है क्योंकि ये PLC अभी स्टॉप मोड में है। तो PLC को मैंने यहाँ से रन किया। तो ये पूछ रहा है आपसे कि डू यू वांट टू कंटिन्यू द PLC रन हुई, और रन होने के साथ साथ अब आपके पास ये इस कंडीशन पर आ गया। अब जैसे ही मैं X0 को ऑन करूंगा दोनों आउटपुट जो है वो साथ साथ ऑन होंगे, मोटर भी रन होगी, और मोटर के रन होने के साथ साथ Y1 जो है मोटर का जो इंडिकेटर है ये भी ऑन होगा। ठीक है, तो लेट्स सी स्टार्ट, देखते हैं कि क्या होता है। मैंने X0 को ऑन किया, सेट ऑन। ठीक है, और सेट ऑन होने के साथ साथ क्या हुआ, Y0 और Y1 दो आउटपुट जो है वो ऑन हो गए। तो अगर आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है अपने पास और आप इसके साथ साथ करना चाहते हैं तो आप इसको जो है वो इस एक्टिविटी को सिमुलेट कर सकते हैं लेटर लॉजिक। इसके अलावा और कॉम्प्लेक्स लेटर लॉजिक्स भी होती हैं, तो वो टाइम के साथ साथ आपको जो है वो आ जाएंगी। तो उसी स्टेप से मैं फिर वापस ऑफ करता हूँ कि सबसे पहले PLC को स्टॉप करता हूँ, PLC स्टॉप हो गई। ठीक है, और ऑफलाइन मोड को ऑनलाइन मोड में लाता हूँ वापस, और सिमुलेशन को ऑफ करता हूँ। तो ये तीनों स्टेप्स मैंने वापस किए, और ये मेरे पास अब दोबारा लेटर डिजाइनिंग के मोड में हम वापस आ गए। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब हम आगे चलते हैं, कुछ आगे की चीज़ें देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। तो
स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हमने डेल्टा का जो सॉफ्टवेयर है WPL सॉफ्ट, इसको हमने देख लिया कि हाँ किस तरीके से हम अपनी बेसिक लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो हमारी PLC की इंस्ट्रक्शंस हैं, ये तमाम इंस्ट्रक्शन इनको हम एक एक करके थोड़ा बहुत जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो अभी हमने देखा वो बिट लॉजिक की इंस्ट्रक्शन थी, यानी कि एक बिट, हाँ स्विच पे एक इनपुट स्विच है एक बिट का, और एक जो आउटपुट है वो है एक बिट बेसिकली, और वो आउटपुट है जिसपे हमने मोटर कनेक्ट की हुई थी। और WPL सॉफ्ट का आपने इंट्रोडक्शन देख लिया है। इंट्रोडक्शन के बाद अब हम चलते हैं कुछ आगे मजीद उसकी तरफ, लैडर डायग्राम की तरफ और कुछ देखते हैं। अब हमारे पास यह है कि लैडर डायग्राम में कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, जस्ट लाइक अ डिजिटल लॉजिक ना, जिस तरह डिजिटल लॉजिक होती है इसी तरीके से कि हमने अब मल्टी इनपुट रंग्स को इस्तेमाल करना है। मल्टी इनपुट रंग्स क्या मतलब है? एक ये रंग है या एक नेटवर्क है जिसमें आपके पास 3 इनपुट्स हैं और नीचे इसकी लिखी हुई बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन का जहाँ भी वर्ड आता है इसका मतलब आप समझ लेंगे ये डिजिटल सर्किट्स की बात हो रही है या डिजिटल लॉजिक की बात हो रही है। तो हमारे पास इसमें इस डायग्राम में जो नीचे गिवन है इसमें 3 इनपुट्स हैं, ठीक है, 3 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। तो इसका मतलब इसमें मल्टीपल इनपुट्स हैं और सिंगल आउटपुट है। तो ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन सर्किट है। कॉम्बिनेशन किस चीज़ का? कॉम्बिनेशन है इनपुट्स एंड आउटपुट्स का, ठीक है। इसी तरीके से मल्टी रंग आउटपुट, ये भी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसमें एक इनपुट है और 2 आउटपुट है। ये जो मैंने अभी सिमुलेट किया था वो आपसे मल्टी आउटपुट रंग जो है ये मैंने सिमुलेट किया था। अगर आप लैडर जो WPL सॉफ्ट में मैंने जो लैडर लॉजिक अभी इम्प्लीमेंट की थी, जिसमें मैंने एक X0 स्विच लगाया था, ठीक है, एक X0 मेरा स्विच था जो कि स्टार्ट था। तो ये मेरा स्टार्ट का स्विच हो गया X0, ठीक है। इस स्टार्ट के स्विच के साथ मैंने जो है वो क्या कनेक्ट किया था, ये मेरा Y0 था, ठीक है, और ये जो कॉइल है ये मेरा Y1 था। Y0 पे मोटर कनेक्ट थी, ठीक है, और ये इस पे लैंप कनेक्ट था। तो ये जो है वो इस तरीके से मैंने जो अभी सिमुलेट किया था वो मल्टी आउटपुट जो है वो रंग्स मैंने भी आपको सामने डेल्टा के WPL सॉफ्ट पे जो है वो बनाया था। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हमारे पास जो है वो मल्टी इनपुट्स भी हो सकते हैं और मल्टीपल आउटपुट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास सीक्वेंशियल लॉजिक है। तो सीक्वेंशियल लॉजिक की तरफ हम चलते हैं। अब सीक्वेंशियल लॉजिक जो है बेसिकली एक नीचे एक लैडर लॉजिक गिवन है। सीक्वेंशियल लॉजिक में क्या होता है कि हमारे पास जिसको हम कहते हैं सेट रीसेट या फ्लिप फ्लॉप की जिस तरह लॉजिक होती है ना, डिजिटल सर्किट्स में फ्लिप फ्लॉप की लॉजिक होती है, इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सेट रीसेट लॉजिक, या PLC में हम इसको इस्तेमाल करते हैं स्टार्ट स्टॉप लॉजिक। अगर किसी चीज़ को आपने स्टार्ट करना है तो आप नॉर्मली एक सिंगल पुश बटन से स्टार्ट हो जाएगी और अगेन आपके पास एक और पुश बटन होगा जिससे आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। सर